आजकल मार्केट में बहुत सारा सप्लीमेंट आ गया है और हर हेल्थ एक्सपर्ट आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट ज़रूर लेने के लिए सलाह दे रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन-सा सप्लीमेंट लें, कौन-सा छोड़ दें, कौन-सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर सप्लीमेंट का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। यहाँ पर 3 तरह के ग्रुप के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो बहुत सारा सप्लीमेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। उनका सप्लीमेंट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो बहुत सारा सप्लीमेंट अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो कि सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहता है। उनका मानना है कि हर चीज़ नेचुरल खाने से, नेचुरल तरीके से ही बॉडी को मिल जाना चाहिए। वो सप्लीमेंट या किसी भी तरह की दवाई पर रिलाय नहीं करना चाहते। एक ऐसा ग्रुप है जो कन्फ्यूज़ है, लेना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कि कौन-सा सप्लीमेंट लेना है, कौन-सा नहीं लेना है और किसको लेना है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कौन-सा सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कौन-सा आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं और कौन-सा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट का इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम आपसे कुछ और चीज़ों पर बात करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनको अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाहर का खाना खाते रहे, अपना रूटीन खराब रखे या एक्सरसाइज़ ना करे या कुछ भी करते रहे, सप्लीमेंट सारा काम कर देगी। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है या आप एक्सरसाइज़ रेगुलरली नहीं करते हैं और आप सोच रहे हैं कि बस सप्लीमेंट ही सब कुछ कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी था सप्लीमेंट के बारे में जानने से। सबसे पहले आपको अपना जो डेली रूटीन है, उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सप्लीमेंट होता ही इसलिए है कि अगर आप डाइट से कोई चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इंक्लूड किया जाए, पूरा करने के लिए। सप्लीमेंट का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाना छोड़ दो या हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सप्लीमेंट से ही पूरा हो जाएगा। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उतनी सारी चीज़ों का आप एक-एक करके सप्लीमेंट नहीं ले सकते हैं। वो आपको अपने हेल्दी डाइट से ही पूरा करना होगा। अब हेल्दी डाइट का क्या मतलब है? एक ऐसा डाइट जिसमें कि अच्छे अमाउंट में जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है, उतना प्रोटीन हो, फैट हो, लोग फैट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, फैट भी रहना ज़रूरी है। कुछ फाइबर हो, सलाद या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट भी अगर आप टॉलरेट करते हैं तो आपको इंक्लूड करना चाहिए। कुछ नट्स एंड सीड्स को ऐड करना चाहिए। हाइड्रेटेड रहें, पानी ठीक से पिएँ और हाइड्रेशन का मतलब केवल पानी पीना नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिच फ्रूट्स खाना या सैलेड्स खाना, ये सब ज़रूरी है। इसके बारे में हाइड्रेशन पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, साथ में आपका स्लीप पैटर्न भी अच्छा है और थोड़ा एक्सरसाइज़ भी आप अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड कर रहे हैं और एक्सरसाइज़ का मतलब केवल ये नहीं कि वॉकिंग कर लिए, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिए। एक्सरसाइज़ का मतलब वेट लिफ्टिंग, कम से कम वीक में 3 दिन वेट लिफ्टिंग ज़रूरी है। अब कुछ एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि सोचता है कि वो सब कुछ खाने से ही पूरा कर लेंगे, यह भी पॉसिबल नहीं है। खाने से बहुत कुछ पूरा किया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से या केवल नेचुरल तरीके से पूरा करने की कोशिश की जाए, तो वो पूरा नहीं हो सकता है। आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सा आप अच्छे रूटीन रखते हुए, अच्छा लाइफ़स्टाइल जीते हुए भी आपको कौन-कौन से सप्लीमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए ठीक है, तो पहला सप्लीमेंट हमारा है विटामिन डी सप्लीमेंट। विटामिन डी आपको पता होगा कि इंडिया में लोगों में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी। इसलिए अगर आप पहले विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लिए हैं, तो कोशिश कीजिए एक बारी आप सप्लीमेंट ले लीजिए या अगर आपको डर लग रहा है, तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, उसके बाद ले लीजिए। आपका सन एक्सपोज़र भी अगर बहुत कम है, तो फिर आपको ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए और इसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन डी की कमी से लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि ये विटामिन डी की कमी से हो रहा है। जैसे कि लोअर बैक पेन होना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, मसल्स पेन होना या हेयर फॉल होना, इम्यूनिटी लो रहना, ये सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। लेकिन चूँकि हम लोगों को पता नहीं है कि ये विटामिन डी की कमी से हो रहा है, इसलिए इसका सप्लीमेंट हम लोग नहीं लेते हैं या केवल इस भरोसे बैठे रहते हैं कि धूप से ही विटामिन डी मिल जाएगा और धूप में भी हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठते हैं। इवन दो कि आप धूप में बैठते भी हो, तब भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए इस विटामिन को ज़रूर कंसीडर कीजिए, टेस्ट करवाइए, अगर आप में कमी है तो इसको पूरा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सप्लीमेंट है विटामिन बी12। इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं या आपके डाइट में रेगुलर नॉन-वेज नहीं है या डेयरी कंजम्पशन भी आपका लो है, तो आपको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप चाहें तो इसका टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बहुत कम चांस होता है कि यह बहुत ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है तो इसको बॉडी खुद रेगुलेट करती है, यूरिन के माध्यम से इसको बाहर निकाल देती है। इसके बाद आता है विटामिन सी। ये बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है, लेकिन इसका सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डाइट ठीक है और अगर आप थॉटफुली अपने डाइट में
विटामिन सी को इंक्लूड करते हैं, तो इसका अलग से सप्लीमेंट लेने का ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप अपने डाइट में आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अमरूद, कैप्सिकम इस तरह का चीज़ इंक्लूड करते हैं, तो अलग से आपको विटामिन सी का सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। पर अगर कुछ लोग आजकल अलग-अलग पर्पज़ से विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे कि स्किन ग्लो के लिए, कोलेजन के लिए, तो उस केस में आप ले सकते हैं, लेकिन फिर उसको बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू मत कीजिए। 2-3 महीने लेने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए। अगला विटामिन है विटामिन ए। इसके लिए भी आपको जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक आप सप्लीमेंट मत लीजिए। अपने डाइट में गाजर, बीट इस तरह का चीज़ इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलरली विटामिन ए मिलता रहेगा। देसी घी ऐड कीजिए, उसमें भी विटामिन ए होता है। तो इस तरीके से आपको अलग से विटामिन ए का भी सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले भी रहे हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये बॉडी में ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई भी अगर आप ले रहे हैं, तो 2-3 महीने ले सकते हैं, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर आप ले रहे हैं तो। लेकिन विटामिन ई के लिए भी आप नट्स, सीड्स ये सब अगर आप अपने डेली डाइट में ले रहे हैं, तो आपको अलग से विटामिन ई लेने का ज़रूरत नहीं है। सनफ्लावर सीड जिसमें कि बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है, तो उसको आप इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। इससे आपका विटामिन ई का पूरा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन 50% पूरा हो जाएगा, 50% फिर बाकी नट्स एंड सीड्स से पूरा हो जाएगा। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो इसके लिए आपको जब तक डॉक्टर ना कहे, स्पेशल सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ-कुछ बी कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है जैसे बी9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं। तो ये जो होता है, ये ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी है। तो या कभी-कभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको फोलिक एसिड लेने के लिए, तो उस समय आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाइट खराब होता है, तभी फोलिक एसिड की भी कमी होती है। अगर आपके डाइट में दाल, डेयरी प्रोडक्ट और इस तरह का चीज़ है, तो आपको फोलिक एसिड का भी कमी नहीं होगा। बायोटिन बी7 बायोटिन जो होता है, वह भी लोग हेयर के लिए लेते हैं सप्लीमेंट, लेकिन इसका भी सप्लीमेंट अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है। केवल बालों के लिए बायोटिन ही ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको अपने डाइट पर ही रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने दिन तक केवल बायोटिन का सप्लीमेंट लेते रहेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ दिनों के लिए लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ज़्यादा एक्युमुलेट नहीं होगा आपकी बॉडी में, तो नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो आपको इसका अलग से सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग विटामिन्स के बारे में बात कर लिए कि कौन-कौन सा विटामिन ज़रूरी है और कौन-सा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग ज़रूरी में अगर हम देखें तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, बी12 बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है आप अपने डाइट से पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। इसका सप्लीमेंट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है और यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैग्नीशियम क्यों लेना चाहिए। मैग्नीशियम आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आपके मसल्स में अगर विटामिन डी का आप सप्लीमेंट ले रहे हैं और आपका विटामिन डी का लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि मैग्नीशियम की ज़रूरत हो, क्योंकि मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है। विटामिन डी का जो सप्लीमेंट आप लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वह आपके लिवर, किडनी में जाकर एक्टिवेट होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम का सप्लीमेंट चाहिए। और मैग्नीशियम हमारे मिट्टी में बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारे डाइट में भी कम मिलता है। मैग्नीशियम के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देखिए। वह 2 पार्ट में वीडियो है और दोनों पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैग्नीशियम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। उसकी कमी से क्या-क्या हो सकता है, इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो मैग्नीशियम अगर आप मिनरल्स में अगर हमसे पूछें तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर लें। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिसको अपने डाइट से पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप थॉटफुली पूरा करना चाहें भी, तो भी यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1000 एमजी मैग्नीशियम चाहिए आपको। आप बहुत ज़्यादा ध्यान से भी अगर खाना खाएँगे और ऐसी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जिसमें कैल्शियम है, तब भी आप 500-600 एमजी तक पहुँच सकते हैं। लेकिन 1000 एमजी तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है और जिसकी वजह से आपको बोन लॉस का प्रॉब्लम या इससे जो भी जॉइंट पेन या कुछ और इस तरह का हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेने का। अगर आप 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, तब तो ज़रूर लीजिए। वुमेन हैं, ज़रूर लीजिए। और कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी। इसके बाद नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं आयरन का सप्लीमेंट लेने के लिए, आयरन विथ फोलिक एसिड। तो अगर आप में डेफिशिएंसी है, आप टेस्ट करवाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लो है, फेरेटिन लो है, तो आप आयरन का सप्लीमेंट लीजिए और इसको लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं, तो भी 8 महीने, 6 महीने तक कंटिन्यू कीजिए ताकि आपका फेरेटिन पूरा हो जाए। बार-बार थोड़े समय के लिए आप आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं, जब आपको थोड़ा लो फ़ील होता है या हीमोग्लोबिन लो होता है आपका, आप आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर आप छोड़ देते हैं। तो इससे आपका आयरन का जो बैंक है, वो पूरा नहीं हो पाता है, वो भर नहीं पाता है, तो बार-बार आपका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है।
इसलिए आयरन एक इंपॉर्टेंट मिनरल है और इसको भी थोड़ा लंबे समय तक लेना चाहिए, लगभग 4 महीने 6 महीने तक कंटिन्यू करना चाहिए। इसके बाद आता है सेलेनियम। सेलेनियम थायरॉइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने नट्स एंड सीड्स में एक ब्राज़ील नट ऐड कर लेते हैं, तो यह आपके दिन भर का सेलेनियम का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है इससे। तो एक ब्राज़ील नट ज़रूर आप ऐड कीजिए अपने डाइट में, इससे सेलेनियम की पूर्ति हो जाएगी। अगला है ज़िंक। ज़िंक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए भी आपको सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए या डॉक्टर कह रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन आपके डाइट से ही ये पूरा हो जाता है। कॉपर, कॉपर की भी बहुत डेफिशिएंसी रहती है लोगों में, लेकिन वो भी अगर आप नट्स एंड सीड्स ले रहे हैं, थोड़ा मुट्ठी भर नट्स एंड सीड्स अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो कॉपर भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला मिनरल आता है आयोडीन। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सप्लीमेंट अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर ना रिकमेंड करे, तब तक इसका सप्लीमेंट अलग से नहीं लेना चाहिए। आयोडीन की पूर्ति के लिए आयोडाइज़्ड नमक जो है, वो काफ़ी है, लेकिन आजकल लोग पिंक हिमालयन सॉल्ट से प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे लोग पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करने का सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं, अच्छा है, लेकिन उसको सैलेड के फॉर्म में जब आप सैलेड पे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल खाने में आप आयोडीन नमक को रहने दीजिए। आयोडीन नमक को रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं। पिंक हिमालयन सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आयोडाइज़्ड नमक जो है, उसको आप रिप्लेस मत कीजिए। इससे आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो ये हम लोग मिनरल्स के बारे में देख लिए। अगला प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें तो वे प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं या आप जिम गोइंग हैं और आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वे प्रोटीन इंक्लूड करने में कोई बुराई नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं उसको भी, अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसकी जगह पर अगर आपको वे प्रोटीन से प्रॉब्लम है तो आप प्लांट प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। तो प्रोटीन आप किसी न किसी फॉर्म में ऐड कीजिए, चाहे नॉन-वेज डाइट से, वेज डाइट से, वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन जैसे भी ऐड करना है। प्रोटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी है, उतना आपको पूरा करना चाहिए। उसके बाद आता है कोलेजन सप्लीमेंट। तो कोलेजन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो कोई ऐसे ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में है, वे प्रोटीन भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको कोलेजन का इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, साथ में आपका बजट अलाउ करता है कोलेजन लेने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो ज़्यादा प्रेशर में ना आएँ कि कोलेजन कोलेजन बहुत हाइप चल रहा है, तो लेना ही है उसको। क्योंकि कोलेजन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, तो उसको इंक्लूड करना ही है, ये प्रेशर में मत आइए। अगर आप 2 में से चूज़ करने का हो कि वे प्रोटीन लें या कोलेजन, तो सबसे पहले आप वे प्रोटीन लीजिए, उसके बाद अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो कोलेजन लीजिए। कोलेजन के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है कि कोलेजन कैसे काम करता है और कुछ लोगों में जो नहीं काम करता है, उसका क्या रीज़न है। उसके लिए आप कोलेजन वाला वीडियो देख सकते हैं। अब अगला सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करे। हालाँकि बहुत अफोर्डेबल भी है और ये इंपॉर्टेंट है। आप जिम गोइंग हैं या नहीं हैं, तो भी आपको ऐड करना चाहिए। अगला सप्लीमेंट है हमारा ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो है, इसको अपने रेगुलर डाइट से पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप इसको कोशिश कीजिए कि इसका सप्लीमेंट ले ही लीजिए। अगर आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए फिश ऑयल लेने की। एल्गी ऑयल या फ्लैक्ससीड ऑयल, ये सब से इसका कन्वर्जन बहुत स्लो होता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का फिश ऑयल लीजिए, अगर आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप चाहते हैं कि फिश ऑयल ना लें, तो आप वेजिटेरियन सोर्स एल्गी ऑयल, फ्लैक्ससीड ऑयल ये सब कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि फिश ऑयल लिया जाए। अगला आता है मिल्क थिसल, एक सप्लीमेंट है मिल्क थिसल। ये लिवर के प्रॉब्लम के लिए होता है। लिवर में अगर आपका फैटी लिवर है, लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर मिल्क थिसल सप्लीमेंट बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ एक और सप्लीमेंट आता है नैक, एन एसिटाइलसिस्टीन। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि ये लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो करता है। एक सप्लीमेंट है कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन सप्लीमेंट मेरे हिसाब से कोई ख़ास सप्लीमेंट, तो अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्क्यूमिन अकेले काम नहीं करता है। यह जब हल्दी के साथ ही होता है, जो टर्मरिक है, उसके साथ ही होता है, तो यह बाकी चीज़ों के साथ, मतलब कि कर्क्यूमिन के साथ जो बाकी हल्दी में जो फ्लेवोनॉइड्स और बाकी चीज़ें होती हैं, उसके साथ वो बहुत अच्छा काम करता है। अलग से केवल कर्क्यूमिन इतना बढ़िया काम नहीं करता है। तो करक्यूमिन सप्लीमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सप्लीमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कौन-सा हमारे लिए ज़रूरी है, कौन-सा नहीं ज़रूरी है, कौन-सा आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सप्लीमेंट छूट गया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, किन के लिए ज़रूरी है, किन के लिए नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। आगे आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि कौन-कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए यूज़फुल है।